वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी का चैट सामने आने के बाद अब पाकिस्तान भी भारत के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया है। पीएम इमरान खान इस बहाने मोदी सरकार पर आरोप लगाने में जुटे हैं। इस बीच चैट का सहारा लेकर भारत पर हमला करने वाले पाकिस्तान को खुद अर्नब गोस्वामी ने ही जवाब दिया है। इसके साथ ही अर्नब ने अपने विरोधियों को भी तगड़ा जवाब दिया है। दरअसल इमरान खान ने अर्नब पर आरोप लगाया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की जानकारी भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को पहले से थी, जिस पर अर्नब ने इमरान खान को लपेटा है। इमरान खान को एक आतंकवादी देश में आईएसआई की कठपुतली बताते हुए अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की इच्छा आधिकारिक रूप से स्पष्ट थी। किसी भी भारतीय राष्ट्रवादी के मन में कोई शंका नहीं थी कि हम जवाब देंगे, जैसा कि हमने किया भी। गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी चैनल की तरफ से जारी बयान में कहा कि इमरान खान ने बालाकोट को मानने से इनकार करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में स्वीकार करना पड़ा। बालाकोट कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ये पाकिस्तानी आतंकवाद को सीधा और जरूरी जवाब था। अर्नब ने यह भी कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद हर भारतीय बदला चाहता था, इसीलिए अब कुछ भारतीय मीडिया हाउसेस की ओर से रिपब्लिक की उम्मीद पर सवाल उठाना अवसरवाद है। इसके साथ ही अर्नब ने भारतीय मीडिया के कुछ वर्गों पर भी हमला बोला है। अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया चैनल्स रिपब्लिक के विरोध में आईएसआई और इमरान खान की ताकत बढ़ाने वाले बन गए हैं। दरअसल इमरान खान ने अर्नब गोस्वामी के वायरल चैट का सहारा लेकर भारत पर अपनी खींच निकाली है। गोस्वामी के कथित चैट में बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र होने की वजह से इमरान खान ने इसे भारत सरकार पर हमला करने के लिए मौके के रूप में लिया है और मोदी सरकार पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हालांकि इमरान खान को भारत पर निशाना साधना महंगा पड़ गया है। अभी तक अर्नब गोस्वामी ने इमरान खान को जवाब दिया है और अब इमरान खान को बालाकोट एयर स्ट्राइक पर केंद्र सरकार का भी जवाब मिल जाएगा। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में पिछले कुछ वक्त से साझेदारी न बैठ पाने की वजह से घमासान छिड़ा हुआ है, पर गठबंधन में इस हालिया उठापटक के पीछे की वजह क्या है? यह दौर तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में बीते विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की मांग पर एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना ने एक नए गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को शक्ल दी और हाल ही में महाविकास आघाड़ी सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन जहां ये तीनों पार्टियां महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास लिखने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह गठबंधन बिना सर पैर का बताया जा चुका है, जिसके पीछे की वजह भी शिवसेना की हिंदुत्ववादी छवि और कांग्रेस की सेक्युलर छवि को ही बताया गया। हालांकि अपने फैसलों को कायम बताते हुए ये तीनों दल दावा करते आ रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार हर हाल में अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन ताज़ा हालात और महाराष्ट्र सरकार के 2 दलों की मौजूदा बयानबाजी से एमवीए गठबंधन के दावे खोखले होते नजर आ रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि शिवसेना के साथ एनसीपी के संबंधों में भी खटास नजर आ चुकी है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में फेरबदल की कयास शुरू हो गई है। जहां एक तरफ एनसीपी नेता जितेंद्र अवध ने ठाणे में खराब सड़कों के लिए शिवसेना को शिवसेना नेता विश्वनाथ भोईर की मौजूदगी में जिम्मेदार ठहरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और कांग्रेस के बीच औरंगाबाद के नाम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरेगी या बचेगी? आने वाले दिनों में गठबंधन में कौन सा सियासी घमासान छिड़ेगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब का इंतजार जारी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब कांग्रेस झारखंड में टूट की ओर बढ़ रही है। झारखंड में मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर सरकार चला रही कांग्रेस और सीएम हेमंत सोरेन को डर सताने लगा है कि कहीं कमलनाथ की तरह वो भी अनाथ न हो जाए। गठबंधन को ऑपरेशन लोटस का डर सताने लगा है। विधायक कांग्रेस और जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो, इससे पहले ही मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। आनन फानन में हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं से झारखंड में उथल पुथल को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि हेमंत सोरेन इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन झारखंड में पिछले कई महीनों से जारी राजनीतिक मतभेद से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सरकार पर किसी भी तरह का
कोई संकट नहीं है। साथ ही दावा किया है कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। जेएमएम और कांग्रेस के कुछ विधायकों के बीजेपी से संपर्क और ऑपरेशन कमल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह की चर्चा में कोई सच्चाई नहीं है। उधर झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह के बयानों से साफ नजर आ रहा है कि झारखंड में सब कुछ ठीक नहीं है। आरपीएन सिंह ने कहा है कि सहयोगी दल के विधायक अपनी अपनी मांग और बात रखते हैं, इसे नाराजगी के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। आरपीएन सिंह ने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार उनके सुझाव पर अमल करती है। चुनाव के वक्त गठबंधन सरकार की ओर से जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाएगा। मतलब झारखंड में विधायक विकास कार्य नहीं होने से नाराज लग रहे हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत करवट ले सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें और किसी वजह से नहीं बल्कि उनके खुद के बयान से बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मसला बेहद संवेदनशील बन चुका है। दरअसल सीमा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हालिया बयान के विरोध में बेलगावी समेत कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को प्रदर्शन हुए। गौरतलब है कि गत रविवार को उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी लोग ज्यादा संख्या में हैं। अब ठाकरे के इस बयान पर विभिन्न दलों के नेताओं ने ठाकरे की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक से महाराष्ट्र को 1 इंच भी जमीन देने का सवाल ही नहीं उठता। उद्धव ठाकरे को केवल राजनीतिक कारणों से बयान जारी करना बंद कर देना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के इस बयान से काफी दुखी हूं, जिससे मौजूदा सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक सच्चा भारतीय होने के नाते उद्धव ठाकरे संघवाद के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता एवं सम्मान दिखाएं। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि उनके ट्वीट देखकर लगता है कि जैसे किसी आतंकवादी ने बयान जारी किया हो। अब सीमा विवाद के इस मुद्दे को शुरू तो उद्धव ठाकरे ने किया था, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बयान से इस मुद्दे की आग को जोरदार हवा दे दी गई है, जिससे आने वाले दिनों में इस घमासान का अंत नजर नहीं आ रहा, बल्कि इस मामले के बढ़ने की आशंकाएं ही नजर आ रही हैं। और अगर ऐसा ही जारी रहा तो 2 राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच आर या पार की स्थिति पैदा होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का जिस तरह अपमान किया गया है, उससे लोगों में वेब सीरीज को लेकर नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। उधर तांडव को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी पहले से ही सीरीज के विरोध में है। वहीं अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस वेब सीरीज को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। कंगना ने वेब सीरीज के निर्माताओं पर हमला बोला है। कंगना ने ऐसा सवाल उठा दिया है जिसका सैफ अली खान और अली अब्बास जफर के पास कोई जवाब नहीं होगा। कंगना ने पूछा कि क्या अल्लाह का मजाक बनाने की हिम्मत उनमें है। दरअसल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के ट्वीट को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है कि माफी मांगने के लिए बचेगा कहां। ये सीधा गला काट देते हैं, जिहादी देश फतवा निकाल देते हैं, लिबरू मीडिया वर्चुअल लिंचिंग कर देती है। तुम्हें न सिर्फ जान से मार दिया जाएगा बल्कि उस मौत को भी जस्टिफाई किया जाएगा। बोलो अली अब्बास जफर, है हिम्मत अल्लाह का मजाक उड़ाने की। इससे पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था कि अली अब्बास जफर जी कभी अपने मजहब पर मूवी बनाकर माफी मांगिए। सारी अभिव्यक्ति की आजादी हमारे ही धर्म के साथ क्यों? कभी अपने एकमात्र इष्ट का भद्दा मजाक उड़ाकर शर्मिंदा होइए। उधर तांडव पर जारी तांडव के बीच निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांग ली है, लेकिन माफी से विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। तांडव सीरीज को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन प्राइम वीडियो के अधिकारियों को तलब किया है। वहीं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तांडव वेब सीरीज को लेकर याचिका दाखिल किया गया है। इसमें एक्टर सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर, एक्ट्रेस डिम्पल कपाडिया सहित 32 फिल्मी हस्तियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल हुई है। भगवान शिव का रूप, हाथ में त्रिशूल, नाम शिवा और जुबान पर भद्दी गालियां। ये वेब सीरीज तांडव के प्रमोशन के लिए ही है और सीरीज के प्रमोशन के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान देश में किया गया है। ऐसे में सवाल यही उठा रहे हैं कि अभिव्यक्ति के नाम पर ये कौन सा शर्मनाक मजाक हो रहा है। ये कौन सा फार्मूला है जिसमें स्क्रिप्ट भले थर्ड ग्रेड हो, एक्टिंग भले बेकार हो, प्रमोशन के लिए पैसा खर्च न करना हो तो हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ाकर विवाद खड़ा करके प्रमोशन किया जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर अपनी बेबुनियाद बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं।
ऐसी ही बयानबाजी करते हुए राहुल ने अपने ट्वीट के जरिए अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में चीन द्वारा गांव बसाने के दावे वाली खबरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। लेकिन जब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा को निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें उसका मुंहतोड़ जवाब भी जरूर मिलता है। इस बार राहुल के ट्वीट पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। अपने इस पलटवार में नड्डा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर कांग्रेस कब तक चीन पर झूठ बोलती रहेगी। यही नहीं, नड्डा ने कोरोना वायरस वैक्सीन, किसान आंदोलन, एपीएमसी एक्ट को लेकर भी राहुल पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि अब जब श्री राहुल गांधी अपनी मासिक छुट्टी से लौट आए हैं तो मैं उनसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि वह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके जवाब जरूर देंगे। आखिर कब राहुल गांधी, उनका परिवार और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना बंद करेगा? क्या वे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वह जिसका उल्लेख कर रहे हैं उस अरुणाचल प्रदेश सहित हजारों किलोमीटर की जमीन को किसी और ने नहीं बल्कि पंडित नेहरू ने चीन को उपहार के तौर पर दी थी? बार बार कांग्रेस चीन के सामने आत्मसमर्पण क्यों करती है? राहुल गांधी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आज जब भारत में सबसे कम मामले आ रहे हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने एक टीका बनाया है तो उन्होंने एक बार भी वैज्ञानिकों को बधाई क्यों नहीं दी और 130 करोड़ भारतीयों की सराहना क्यों नहीं की? कांग्रेस भारत के किसानों को भड़काना और गुमराह करना कब बंद करेगी? यूपीए ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सालों तक क्यों रोका और एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाया? कांग्रेस सरकार के राज में दशकों तक किसान गरीबी में क्यों रहे? क्या उन्हें किसानों के प्रति सहानुभूति केवल विपक्ष में रहते हुए महसूस होती है? अब राहुल ने तो हर बार की तरह बिना सोचे समझे केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन उनकी सियासी चाल को जेपी नड्डा ने अपने तमाम सवालों से चकनाचूर कर दिया है। अब राहुल गांधी तो चले थे वाहवाही बटोरने, यहाँ उन्होंने खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि नड्डा ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब देने में राहुल के पसीने जरूर छूट जाएंगे। रिपब्लिक टीवी के लॉन्च होने और उसके बाद जितनी जल्दी से रिपब्लिक ने ऊंचाइयों को छुआ है, उससे कुछ न्यूज चैनल हमेशा रिपब्लिक के खिलाफ रहते हैं। टीआरपी को लेकर रिपब्लिक पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। पहले मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक और पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर टीआरपी की हेराफेरी का आरोप लगाया है और जब चैनल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और मामला ठंडा हो गया तो अचानक एक व्हाट्सएप चैट को सामने ला दिया गया है। चैट के बहाने अर्नब पर हर रोज नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने आरोपों पर विरोधियों को जवाब दिया है। अर्नब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि लुटियंस चैनलों की लॉबी बार्क पर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बना रही है। अर्नब की तरफ से ये बातें एक बयान जारी कर कही गई है। अर्नब ने आगे कहा है कि पूरा देश जानता है कि रिपब्लिक के खिलाफ लगा आरोप राजनीति से प्रेरित है और इसको बर्बाद करने की साजिश है। साथ ही अर्नब ने यह भी कहा कि मैं देश की जनता और सरकार से अपील करता हूं कि इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाए। अर्नब ने अपने बयान में पाकिस्तान का नाम भी लिया है। अर्नब ने कहा कि जहां रिपब्लिक पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, दरअसल अर्नब गोस्वामी और बार के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दास गुप्ता के बीच हुए व्हाट्सएप चैट को लेकर ये पूरा विवाद है, जिसमें बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी जिक्र है। इस व्हाट्सएप चैट के मुताबिक अर्नब ने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही अर्नब ने ये भी कहा था कि ये पिछली बार वाली स्ट्राइक से ज्यादा बड़ा और जबरदस्त होगा। बालाकोट से संबंधित चैट पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या एक जर्नलिस्ट को पहले से ही जवाबी स्ट्राइक के बारे में जानकारी थी। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी चैट को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि अर्नब और बार के पूर्व सीईओ के बीच चैट की सच्चाई क्या है। फिलहाल विरोधियों को अर्नब और मोदी सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।